नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम जिसका नाम है इंतखाबी जंग। ये छठे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है और बहुत अहम मरहला है ये बीजेपी के लिए, चूंकि बीजेपी ने एक बड़ा हिस्सा यानी कि 46 सीटें अकेले इन 57 सीटों में से पिछली बार 2017 में हासिल की थी, और जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टीज का अलायंस था, लेकिन तब भी पिछली बार दोनों मिलाकर सिर्फ 3 सीटें हासिल कर पाई थी। क्या इस बार तस्वीर बदली हुई है? एक अपडेट सिर्फ ये देना चाहता हूं कि जो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया है उसके मुताबिक जो वोटिंग फीसद अभी है मजबूरी तौर पर वो है तकरीबन 22%। और इन 22% में से अलग अलग जिलेवार अगर हम देखें तो अंबेडकर नगर में 23.15%, और बलिया में 21.85%, बलरामपुर में 18%, यहां थोड़ा कम वोटिंग हुई है, बस्ती में 23.31%, देवरिया में 19% यानी 20 से कम है, यहां भी वोटिंग निस्बतन कम हुई है, गोरखपुर में 21.7%, कुशीनगर में 23.23% यानी कुशीनगर में ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक का आंकड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग जहां दर्ज की गई है वो है सिद्धार्थनगर 23.48%, सिद्धार्थ नगर 23.48% और कुशीनगर 23.23%। सबसे कम इनमें से जहां वोटिंग हो रही है वो है बलरामपुर 18.81%। तो ये वोटिंग का पैटर्न आज का क्या बता रहा है, और क्या जो सामाजिक समीकरण है, जो समाजी गुटबंदी जिसे हम कहते हैं या गोलबंदी कहते हैं, क्या उसमें 2017 के मुकाबले तब्दीली है? अगर ये तब्दीली है तो ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा रही है, या जो बीजेपी की मुखालिफ पार्टी है या इत्तेहाद है उसे कितना फायदा पहुंचा रही है? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, वो अभी बने हुए हैं। अंशुल अवस्थी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के तर्जुमान, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी के तर्जुमान, और ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। ऋषि मिश्रा साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वोटिंग 11 बजे तक में 22% हुई है, और सबसे ज्यादा जैसा मैंने आपको बताया वो है सिद्धार्थनगर में 23.48%, और उसके बाद कुशीनगर में 23.23%, और जो सबसे कम है वो बलरामपुर में है 18.81%, और देवरिया 19%। तो ये पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए, 2 ध्रुवीय चुनाव उत्तर प्रदेश की हम लोग ने देखा है कि जितनी फेज हुए हैं उसमें मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है, कई पत्रकारों से बात होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो 2 ध्रुवीय है, और खासकर यदि पूर्वांचल को देखें तो पूर्वांचल में बीजेपी पूरी ताकत झोंकी हुई है कि बीजेपी को कहीं न कहीं अनुमान है कि वेस्टर्न यूपी में या सेंट्रल यूपी में जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो पूर्वांचल से करेंगे। पूर्वांचल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने लोगों को लेकर घर से जो मतदान केंद्र है वहां पहुंच रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आप अभी 11 बजे तक का जो है वोटिंग परसेंटेज 23% के आसपास अधिकतर बूथों पे है। तो ये सकारात्मक मैं एक पहल मानता हूँ, और जनता घर से निकल रही है। लोकतंत्र के महापर्व में उनकी भागीदारी अधिक से अधिक होती है। इसका कारण मुझे वही मैंने जो पहले बताया कि जो 2 ध्रुवीय चुनाव है और दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अधिक से अधिक अपने लोगों को जा रहे हैं। देखिए विशाल जी, एक चीज समझने की जरूरत है पूर्वांचल को। पूर्वांचल में 3-4 फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन ने इन फैक्टर को साथ लिया वो चुनाव पूर्वांचल में जीत जाएंगे जी। गैर यादव इसमें निषाद है, वो प्रकाश राजभर की पार्टी है, राजभर से तो कनेक्ट करती है। उसी तरह संजय चौहान जो नोनिया समाज से आते हैं, नोनिया समाज का भी करीब आपको 15 से 20 विधानसभा क्षेत्रों में अपना एक अलग इम्पैक्ट है। उसी तरह अनुप्रिया पटेल है, पूर्वी समाज का अपना इम्पैक्ट है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के बैंक में उनकी मां कृष्णा पटेल सिंह लगा रही है। गैर जाटव दलितों पर की सबका नजर रहेगा, और उससे भी प्रमुख जो है जाटव। यदि यहाँ पे आप देखेंगे 22 से 23% के आसपास दलित है, जिसमें 60% जाटव है। सवाल उठता है कि क्या जाटव
मायावती के साथ बने हुए हैं, या ऋषि मिश्रा साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपके पास फिर आऊंगा और खासतौर से इस पर बात करूंगा आपसे कि हर उस सामाजिक जो एक कम्युनिटी है, जो उसमें कुछ ना कुछ बिखराव है। जैसे अगर आप कह रहे हैं एक तरफ अनुप्रिया पटेल, तो उधर पल्लवी पटेल भी है, पार्टियां अलग हो जाती हैं। एक तरफ संजय निषाद है, तो मुकेश सहनी ने भी वहां काफी प्रचार किया है। वीआईपी विकास इंसान पार्टी, वहां भी ऐसा लग रहा है कि क्या वो बिखरेगा। एक तरफ अगर बीएसपी का अपना मतदाता है, तो दूसरी तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, और उसमें वो भी अलग अपना एक खीमाबाजी कर रहे हैं। तो इस पर मैं आपके पास आऊंगा। पहले मैं अंशु अवस्थी के पास जाता हूं। अंशु अवस्थी जी, मैं फिर से एक बार आप वही सवाल दोहराना चाहूंगा कि आज का ये वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है। 11 बजे तक 22% ओवरऑल वोटिंग हुई है। जो ऐसा लग रहा है, शुरुआती अभी कह सकते हैं कि जो अभी से पहले 5 फेजेस हुए हैं उसके मुकाबले लग रहा है कि थोड़ा ये बढ़कर है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इसमें अपना कैसा भविष्य देख रही है? देखिए, आज का जो छठा चरण है, तो निश्चित तौर से सबसे ज्यादा एक फ्लड प्रभावित क्षेत्र है। किसानों का एक अच्छा वहां पर समूह है, और एमएसपी को लेकर जो भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की थी, तो उससे प्रभावित लोग हैं, जिनको ये वादा किया गया था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। और खास तौर से जो गोरखपुर का क्षेत्र है, जहां पर आप याद करिए कि सरकार बनते ही ऑक्सीजन का पैसा न देने की वजह से 100 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। तो लोग बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि वादा था डबल इंजन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में विकास होगा, खुशहाली आएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, आपके सामने है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम सबसे नीचे चले गए। कांग्रेस की सरकार के समय जो गोरखपुर को एम्स दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2009 में, वो लेट लतीफी के चलते आज तक सिर्फ उसका एक ब्लॉक शुरू हो पाया। तो इंसेफेलाइटिस से बहुत बच्चों को बचा सकते थे। और खासतौर से अंशु जी देखिए, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि चूंकि आज वोटिंग का दिन है, मुद्दे कौन कारगर रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, इसका वक्त थोड़ा सा बीत चुका है, खासतौर से आज के फेज के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह जो वोटों की गोलबंदी होती है कम्युनिटी लेवल पर, उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये कोई माने नहीं रखता, मुद्दे ही इतने हावी हैं कि कोई भी आग बंद करके आपको जिता देगा? क्या मानना है आपका? देखिए, 5 साल से जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने अपने संगठन को मजबूत किया है, और उसके साथ लगातार विपक्ष की भूमिका में सबसे ज्यादा अगर कोई सड़क पर रहा है, सदन में आवाज उठाई है नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, तो वो कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी जी, चाहे वो उम्भा की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, या किसानों के ऊपर जहां भी अत्याचार हुआ, आजमगढ़ में हुआ, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी लड़ी। 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जेल गए। तो ऐसे में हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करने जा रही है, और जाति और धर्म की राजनीति से जो जनता से जुड़े उनके मुख्य मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पीछे चले गए। ठीक है। खास तौर से शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब है तर्जुमान बीजेपी। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, इस बार खोने का डर है या और ज्यादा पा लेने की आशा है? 57 में से 46 सीटें अकेले बीजेपी ने 2017 में हासिल की थी, लेकिन इस बार थोड़ी जमीन पर हालात मुझे नहीं लगता कि उतने बेहतर है जितने 17 में थे। मैं 2 चीजें फिर बताऊंगा। अब की बार का जो चुनाव है वो जातिगणना समीकरण पर नहीं वोटर वोट देगा। ये हमने 2019 में भी देखा है। तो जो लोग जाति के हिसाब से कि हमारे ये लोग हैं, हमारे निषाद हैं, हमारे गैर यादव वो भी कहते हैं ओबीसी हैं, या अभी ये बता रहे थे। तो मेरा एक कहना है आपके चैनल पर कि इस बार सभी समाज के सभी लोग जो लाभार्थी रहे और 2 साल तक उनको भोजन मिलता रहा। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूं। मिल रहा है, बिल्कुल जी। तो उसमें मेरा ये कहना है, जी बोलिए। हाँ, कि ये जो समाज के जातिगण समीकरण से ऊपर उठकर लोग वोट करेंगे और बहुत ज्यादा वोट करेंगे, और हमको लगता है जो वोटर है वो बहुत ज्यादा दुखी है। क्योंकि इन सब लोगों ने, जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत 5 साल काम किया प्रियंका जी ने, तो सब मिला के 5 सालों में 13 बार
वो आई हैं यदि हम लोकसभा के चुनाव की विजिट्स को छोड़ दे तो। मैं बार बार, और दूसरी चीज जो और हम अपनी इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि चूंकि इन्होंने 4.5 सालों में कोई विपक्ष की पार्टियों ने काम नहीं किया है और सब लोग कहीं ना कहीं मंदिर पे और कहीं कोई जनेऊ पहने घूम रहा था, कोई टीका लगाए घूम रहा था, दिखाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे। इस बार जनता ने जिन्होंने काम किया है उसके लिए वोट करेंगे और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। यदि हमारी पिछली बार 46 सीटें थी तो हम उसमें बढ़ोतरी करके लेके आएंगे। 53 या 54 सीटों का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आपने जो ये कहा कि इस बार जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होगी, क्या आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इस बार आपके पास ओम प्रकाश राजभर नहीं है, इस बार आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है? क्या ये एक वजह है या फिर कोई दूसरी वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि जब विकास होता है तब लोग जाति से ऊपर उठ के वोट देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या बात कहूं मैं, उनके बेटे को टोटल, जब हमारी खूब बड़ी लहर थी पिछली बार, उसमें भी उनके बेटे को 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। उनकी बेटी जीती थी इसलिए क्योंकि मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। मेरे इस बार भी कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ये राजभर अपना ही चुनाव जीत लें तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरे को तो वो भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को चैनल पे ज्यादा चिल्लाने की, चलिए पता नहीं, मुझे बचपन में कहानी याद आ रही है, बात नहीं करना चाहता हूं, पर वो खुद अपने दोनों लोग अपने अपने चुनाव हार रहे हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन ऋषि मिश्रा जी से। ऋषि मिश्रा जी, अंगूर खट्टे हैं क्या? देखिए, जो भी भाजपा प्रवक्ता हैं, देखिए मैं ये मानता हूं कि लाभार्थी का एक एंगल है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लाभार्थी, बीजेपी ने जो अपना एक वोट बैंक बनाया है लाभार्थी का, उसका फायदा बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। ये ग्राउंड से भी रिपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो उन्होंने बेटा और जो बेटी को लेकर जो बयान दिया, खुद इनके बयान कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 2017 में हमारी लहर थी, फिर भी वो हार गए, और 2017 में ना योगी आदित्यनाथ चेहरा थे, ना स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य चेहरा थे। चेहरा तो नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी के चेहरा होने के बावजूद भी आपके प्रत्याशी नहीं जीत पाए। देखिए, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा था, बीजेपी से जो गलतियां हुई हैं पूर्वांचल में, मैं उसको थोड़ा रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। जहां तक जहां कास्ट फैक्टर की बात है, तो कास्ट फैक्टर को भुलाने के लिए चाहे सपा गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। पूर्वांचल में 6 से 7 पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, जिनका अपने अपने पॉकेट्स में अति पिछड़ा वर्ग के वो समाज से आते हैं, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये कहना कि हम जाति समीकरण में विश्वास नहीं करते हैं, और पूर्वांचल में के लिए कहावत चरितार्थ है कि जिसने जातीय समीकरण को साध लिया उसी का साथ पूर्वांचल है। जहां तक ये इन्होंने जो बातें कही है प्रवक्ता ने, मैं उनका ये जवाब देना चाहता हूं। देखिए, गोरखपुर पे आप सबका नजर होगा, और गोरखपुर 2017 को छोड़ दे विश्व भाई, तो 2017 छोड़ दे तो 2012, 2007, 2002, आप 2002, 2007, 2012 में देख लीजिए, गोरखपुर मठ होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में कोई बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाई थी। 2017 में 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी। यदि आप 2012 में देखेंगे तो 3 या 4 सीटें जीती थी। कभी भी गोरखपुर में बीजेपी 5 सीट क्रॉस नहीं कर पाई 9 में से जी। तो इस बार सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2017 में जो बीजेपी परफॉर्म की थी उसको क्रॉस कर पाते हैं, नहीं कर पाते या उल्टन कर पाते हैं? मतलब ये अपनी टास्क है कि 2017 में अगर गोरखपुर जो मंडल है वहां 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, तो क्या योगी आदित्यनाथ दोहरा पाएंगे तब, जबकि वो अयोध्या से नहीं खुद गोरखपुर सदर से इंतखाब लड़ रहे हैं? तो क्या वो अपना असर दिखा पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो कितना भर पाते हैं? क्या पिछली परफॉर्मेंस को ही दोहराएंगे, उससे बेहतर करेंगे? यानी क्या 9 में से 9 जीत जाएगी बीजेपी, या अगर पिछले यानी 9 के 8 से 1 भी कम आती है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाए 2017 के मैंडेट को? अंशुल अवस्थी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अंशुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, निश्चित तौर से चुनाव में पर्सनालिटी का भी एक इफेक्ट होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जनादेश के रूप में 2017 में दी थी, वो आखिर समाजवादी पार्टी से पीड़ित होकर उनकी क्या
उस समय की सरकार की जो असफलताएं थी वो यही तो थी कि बेरोजगारी थी, पेपर लीक हो रहे थे, अपराध बढ़ रहा था, जवाहर बाग जैसे कांड हो रहे थे, जातिवाद चरम पर था। और इस समय भाजपा ने क्या किया, उसी काम को, उन्हीं असफलताओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाने का काम किया। तो चाहे जितना व्यक्तित्व का प्रभाव हो, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट की डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आपका नुकसान होना तय है। लेकिन अंशु जी, शुभेंदु जी ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हमने लाभार्थी वर्ग जो है उसे हमने फ्री राशन दिया है, जो महंगाई को भी एक तरह से काउंटर कर रहा है, जो बेरोजगारी को भी काउंटर कर रहा है। आप इसमें और क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरे मन की बात ही सवाल कर दिया। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो 22 करोड़ लोग हैं उसमें से 15 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, यानी कि हर 3 में से 2 आदमियों को राशन मिल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान, जिनकी संख्या 9 करोड़ है, क्या वो राशन पर रहना चाहते हैं? क्या किसी नौजवान को ये अच्छा लगता है कि उसको नौकरी ना मिले, सिर्फ राशन मिलता रहे? देखिए, ये सब चलने वाला नहीं है। देश प्रदेश का जनमानस ये समझ चुका है कि भाजपा के पास वोट तो ले सकते हैं, लेकिन इनके पास गुड गवर्नेंस के नाम पर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। ये सरकार नहीं चला सकते, इनको सरकार नहीं चलाना आता। उत्तर प्रदेश के किसान जब लगातार आंदोलनरत थे, मुख्यमंत्री जी उस समय क्यों नहीं बोले? किसानों के ऊपर जब वाटर कैनन चलाई जा रही थी, रबड़ गोली चलाई जा रही थी, उनको पीटा जा रहा था, उस समय क्यों नहीं आवाज दी बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? उनको कोई चिंता नहीं है। इसीलिए प्रदेश के लोगों को समझ में आ चुका है कि अगर कोई महंगाई को नियंत्रण कर सकता है, सरकार चला सकता है, रोजगार ला सकता है, तो वो प्रियंका गांधी ला सकती है। ठीक है, शुभेंदु शेखर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको रिएक्शन देना है। क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे को ये राशन देना 5 किलो, क्या ये कवर कर लेगा? क्या इसकी चादर इतनी बड़ी है कि वो ढक लेगा उसे पूरा का पूरा? 5 किलो नहीं है, वो 10 किलो है। महीने में 2 बार दिया जाता है। और दूसरी चीज जो इन्होंने बताया मेरे को, खाली मेरे बोलने के बाद 7 तारीख को 150 अंशु जी से पूछ लीजिएगा कि उनके कितनी सीटें आ रही हैं। बस मेरा, और इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब दे देता हूं जी। देखिए, मैं जानता हूं कि यदि 17.5% सपा की सरकार में बेरोजगारी दर थी तो मेरी 3.91 है। दर में तो आपका कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो परसेंटेज और दर होता है उसमें तो आप बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जमीन पर घर में क्या है उसमें वो जो है वो एक बड़ा सा हम फॉलो नजर आता है। दर में आप आगे, घर में आप यही तय करना है। जी नहीं, बोलिए आप ही बोलेंगे शुभेंदु जी, आप बोलिए। हाँ बोलिए, और दर बताइए। कह रहा हूं कि हमने 4,75,000 लोगों को सरकारी जॉब दिया। सपा ने 2,18,000 लोगों को दिया, जिसमें 4 बार भर्ती आयोग भंग हुआ, और अनिल यादव के ऊपर, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार लगते थे, उसके ऊपर बड़ा रिश्वत का मामला भी आया। और बसपा की जब सरकार थी तो 97,000 लोगों को दिया गया था। तो आप किससे कंपेयर करेंगे हमको? आप साफ साफ बता रहा हूं, यदि आपको वो दर समझ में नहीं आती है तो फिगर समझ में आना चाहिए। अब मैं कुछ भी कहूंगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अभी कांग्रेस की ऐसा कह रहे थे जैसे वो सरकार बनाने जा रहे हो। रिपोर्ट जो है मेरा क्वेश्चन है कि कितनी सीटें लाएंगे, कितनी एक्सपेक्टेशन आप करती है? देखिए, ऋषि मिश्रा साहब दर समझ गए, वो जरा बता रहे हैं आपको। ऋषि मिश्रा जी, आपको जरा क्लोज फ्रेम में लीजिए भाई, और शुभेंदु जी को भी। हाँ जी, बताइए ऋषि मिश्रा जी, जवाब दीजिए, दर क्या बता रहे हैं ये? देखिए, ये CIMI की रिपोर्ट को बता रहे हैं, चलिए मैं उनको मानता हूं, लेकिन नीति आयोग के रिपोर्ट को भी तो देखते हैं अवस्थी साहब। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहती है आपके यूपी सरकार के लिए? मिश्रा जी, नीति आयोग का रिपोर्ट तो ऋषि मिश्रा या आपके घर में बनता नहीं है, तो सरकार के ही जो मापदंड है उसको फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहा अवस्थी जी, ये भी रखना चाहिए। इनमें ये नहीं कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, काम तो हुए हैं, लेकिन जो नीति आयोग आज भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आपके यहाँ करीब 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और आप गर्व से हम 10 किलो अनाज देते हैं। अरे हमें हमारी तुलना मीडिया से होनी चाहिए, हमारी तुलना 4,80,000 से होनी, और आज भी 10 किलो अनाज पे हमारी 60% निर्भर है। ये तो शर्म आनी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कह रहा हूँ, कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, सपा बीजेपी सबको कह रहा हूँ कि देश के आजादी के 17 साल के बावजूद भी
हमारी 60% आबादी 10 किलो अनाज पे निर्भर है, तो ये शर्म से डूबने वाली बात है। और आप मिश्रा जी, मेरी प्रश्न का जवाब दे दो। आप तो राजनीतिक प्रवक्ता हो, राजनीतिक प्रवक्ता राजनीतिक पार्टी के नहीं हो। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 4,78,000 हमने जॉब दी, उन्होंने 2,18,000 दी, उसमें 4 बार आपको जनता भर्ती आयोग भंग हुआ। आपको क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आपको और झूठ बोल रहा हूँ क्या? चाहिए आपको और बेहतर। आप नीति आयोग को रिपोर्ट पे बात कीजिए ना हमसे। नीति आयोग नीति आयोग कर रही, मैं तो फिगर पे बात कर रहा हूँ। जब मैंने परसेंटेज की बात कही थी तब हमारे एंकर साहब ने कहा कि साहब फिगर पे बात कर लो। अब बताइए, मैं फिगर पे बात कर रहा हूँ, तो फिगर पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। मैं आप बताइए, सपा की सरकार में आप भूल गए अनिल यादव जी का नाम? ले लीजिएगा, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनिल यादव जी का नाम याद है आपको? जब हाईकोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया? 4 बार आपके सरकार के लिए भी कैसे भंग किया गया? आपके सरकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है? जब आप राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हो किसी पार्टी के। अरे भैया, मैं तुलनात्मक कर रहा हूँ, बोलना चाहिए मिश्रा जी। मैं समाजवादी पार्टी को भी कह रहा हूँ भैया, कांग्रेस को भी कह रहा हूँ। आप बताओ, 4,78,000 लोगों को जॉब दिया कि नहीं दिया? 70 साल के बावजूद भी आज हमारी आबादी 60% आबादी 10 किलो अनाज पे निर्भर रहेगी, तो ये शर्म की बात है, कोई शान की बात नहीं है, भी आए बात है। पर जब भूख लगती है मिश्रा जी, शर्म कितनी भी आए, पर भूख से यदि मौत होती है तो उससे भी शर्मनाक बात किसी देश के लिए और नहीं हो सकती। हमारे और आपके परिवार को 10 किलो अनाज दे देंगे, महीना भर का खर्चा चल जाएगा। मजाक बनाते हैं आप लोग। आप फिर ऐसी बातें कर रहे हो। आप कहोगे कि 10 किलो अनाज क्यों दे दिया? आपको 50 किलो देना चाहिए था। रोजगार दीजिए कभी जिंदगी में किसी ने दिया क्या? आप रोजगार दीजिए ना, रोजगार देने में क्या दिक्कत है? आप विषयों से अलग अलग घूम रहे हो। जब आपने बेरोजगारी का विषय रखा तो मैंने जवाब दिया, तो आपने इस भिखारी वाली बात पे आगे कितना अनाज दिया, कितना अनाज होता है, आप एक पॉइंट पर डिस्कशन करो। CIMI की रिपोर्ट हमें मत समझाइए, CIMI की रिपोर्ट है, आप मत समझो, मुझे मत समझाइए। आप परसेंटेज मत समझो, आप फिगर तो चलिए, मैं थोड़ा अब इसमें कांग्रेस को भी एंट्री देने जा रहा हूं। अंशु अवस्थी साहब भी काफी देर से कुछ डेटा वेटा लेके बैठे हुए। अंशु जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। सवाल ये है कि बीजेपी को इस बात पर भरोसा है कि महीने में 2 बार 5-5 किलो राशन हम दे रहे हैं और एक बड़े वर्ग को दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका बदला हमें चुनाव में एक अच्छा नतीजा मिल सकता है? अंशु अवस्थी साहब। देखिए, मैं अपनी बात लास्ट टाइम कंप्लीट कर रहा था, मैं उसमें 10 सेकंड लूंगा। हाँ बिल्कुल। राशन को लेकर ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन दिया है, यानी कि हर 3 में से 2 आदमियों को राशन दे रहे हैं। इतना बड़ा ये झूठ फैला रहे हैं। दूसरी बात, ये दर और आंकड़ों की बात कर रहे थे। नीति आयोग ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 37.9% हो गई। 12 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पर ये जो गरीबी रेखा है ये 50% से ज्यादा है, और 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहां पर 70% से ज्यादा लोग गरीब रहते हैं। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये भी उसी जोन का हिस्सा है, गोरखपुर रेंज में ही आते हैं। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उसका जो 80% धन है वो होर्डिंग और बैनर में लगाते हैं कि क्या बात करेंगे उस पर। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अभी भी जो रिक्त पद है शिक्षकों के, लगभग 2.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टरों की आधे से ज्यादा कमी है। ये क्या बात करेंगे? सिर्फ चैनलों पर झूठ बोलने आते हैं। अगर ये जो बता रहे हैं कि हमने अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, तो नीति आयोग क्यों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सेक्टर में सबसे बॉटम लाइन पे बैठा हुआ है, सबसे फिजिटी बन गया पूरे देश में? ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ होने वाला नहीं, बदलाव होने जा रहा है। जो भी जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता इनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। कितनी सीटें मिलेंगी आपको? सरकार बनाने जा रहे हैं हम, सरकार बनाने जा रहे हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। हमने अपने संगठन पर काम किया है और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अप्रत्याशित और चमत्कार वाले परिणाम होंगे। भाजपा के पैरों के नीचे सीटें कितनी मिलेंगी ये तो बता दो। सरकार आप बना रहे हो,
अरे कुछ तो सरकार बनाने कैलकुलेशन के लिए होगा, कितनी सीटें चाहिए उतनी, क्योंकि उससे 10 तारीख ज्यादा के बाद तो मिलेंगी। डिस्कशन में यही पॉइंट आएगा। भाई इतना तो जनरल नॉलेज सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, उससे ज्यादा मिलेंगी। हम बता दो ना और सर अगर आप, ऐसा, क्योंकि भाजपा ऐसा ना इसीलिए हो हताश है। आप 200 से देखिए ऊपर आए और भाजपा आपको इसीलिए 20 सीटें ना हताश आए है। अगर तो लग हताश सकता है ना ना होती हमको तो झटका। प्रधानमंत्री जी हमारा तो आप संख्या त्योहार बता दो तुम्हारा कितनी आ रही त्योहार है। नहीं करते, शमशान कब्रिस्तान नहीं करते, चलिए हिंदू मुस्लिम जो नहीं थोड़ा आप करते। अब हटते हैं, अपनी सरकार थोड़ी की विषय उपलब्धियां मौजू पर बताते, आते नहीं हैं। बता पाते। अब ऋषि मिश्रा साहब, मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि इस रीजन को खास तौर से यह कहा जाता है कि इस रीजन में एक बड़ी तादाद ऐसे वोटरों की है जो ओबीसी तबके से आता है। ओबीसी को साधने के लिए समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश ने भी अपने तौर पर कोशिशें की हैं, बीजेपी ने भी 2017 में और 14 में जो कोशिशें की थी उसका नतीजा साफ तौर से दिखा था, उन्हीं से भी उसका उन्होंने फल काटा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ओबीसी को साधने की ये कोशिश, क्या बीजेपी इस बार थोड़ी पीछे रह गई है या एक कदम आगे बढ़ पाई है, या समाजवादी पार्टी आगे बढ़ गई है, क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो लगभग हर जगह बात हम देख रहे हैं कि हेड ऑन जो है कॉलिजन यहां पर एकदम लग रहा है, कांटे की टक्कर है। लेकिन इस फेज में मायावती का भी अपना अच्छा खासा वोटर है, क्या वो वोटर स्प्लिट होता नजर आ रहा है? ऋषि मिश्रा साहब, देखिए, एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है। अब अंबेडकर नगर जो मायावती जी का गढ़ है, मायावती जी इस फेज में पांच सीटें जीती थी, इसमें से 3 सीटें अंबेडकर नगर का है जी। और अंबेडकर नगर में वोटिंग परसेंटेज काफी अधिक है। तो आपके बात से मैं सहमत हूं कि मायावती जी को इस फेज में कुछ सीटें ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। जहां तक जाति समीकरण की बात है तो देखिए, जाति समीकरण में बिल्कुल दोनों गठबंधन जो मेन लीड में है, नेट टू नेट फाइट दिख रही है। बीजेपी बहुत बेहतरीन पोजीशन में, ऐसी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए केकवाक है। बीजेपी बहुत बेहतरीन फाइट दे रही है, नेट टू नेट फाइट है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने ओबीसी को रिझाने के लिए कई आधा दर्जन पॉलिटिकल पार्टियों से, जिनका अपने अपने क्षेत्र में इम्पैक्ट है, उससे गठबंधन किया है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर दलित है, जो 20% से अधिक है, 25% है दलित पूर्वांचल में। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो पूरे डिबेट पे चर्चा नहीं हुआ है, ब्राह्मण फैक्टर है। और पूर्वांचल में ब्राह्मणों का अपना इम्पैक्ट है। क्या बनारस चले जाइए, आप गोरखपुर चले जाइए, देवरिया चले जाइए, ब्राह्मणों का अपना इम्पैक्ट है। तो ब्राह्मण तबका में बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है, उसमें समाजवादी पार्टी या अन्य पॉलिटिकल पार्टी, बसपा भी कई सीटों पे स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं। तो कितना डेंट कर पाते हैं, इस पे निर्भर करेगा। तीसरा, देखिए, बीजेपी से जो गलती हुई है उसको मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो निषाद वोट बैंक है, संजय निषाद से बीजेपी को काफी उम्मीद था। 2017 में 3.37% निषाद पार्टी को मिला था। करीब 5.5 लाख के आसपास वोट मिले थे निषाद पार्टी को, और एक एमएलए विजय मिश्रा चुनाव जीत के आए थे। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से निषाद समुदाय को टिकट देना चाहिए था बीजेपी गठबंधन को, खासकर गोरखपुर वाले बेल्ट में, वहां मुझे निराशा दिख रही है। सिर्फ 4 लोगों को दिया है। वहीं तुलनात्मक देखें तो समाजवादी पार्टी ने 10 निषाद समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। तो मुझे, जैसे रुद्रपुर एक विधानसभा है देवरिया में, वहां पे बीजेपी से मंत्री हैं निषाद समुदाय से, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री जो वो निषाद समुदाय के बड़े नेता, उनको देकर वहां पे रुद्रपुर में बीजेपी के सीट को फंसा दिया है। तो ऐसे कई सीट हैं जिनको गैर यादव ओबीसी को टिकट देके बीजेपी की राह जो पहले 2017 में जो आसान थी, उसको समाजवादी पार्टी ने मुश्किल कर दिया है। तो सवाल उठता है विशाल भाई कि गैर यादव ओबीसी, दलित और ब्राह्मण, 3 बड़े फैक्टर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का इक्वेशन सज जाएगा, उसी को लखनऊ में ताज मिलेगा। ठीक है, ब्राह्मणों को लेकर जहां तक आपने बात की है, कांग्रेस इस बार बहुत आशान्वित नजर आ रही है, पुरुमीद है, और कई जगहों पर सुना भी गया है ब्राह्मण में से कुछ लोगों को कहते हुए कि भाई अगर हम हमारे लिए कांग्रेस जो है वो हमें लगता है कि अगर हम बीजेपी से नहीं मतलब वोट नहीं देते हैं तो हम कांग्रेस को दे सकते हैं। इस पर मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अंशु जी, आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि आप मुद्दों पर तो बात कर रहे हैं लेकिन कम्युनिटी वाइज आप थोड़ा जो है वो वीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर बात करना जरूरी है। अंशु अवस्थी साहब, क्या ब्राह्मणों का साथ कांग्रेस को मिल पाएगा जितनी उम्मीद की जा रही है? बहुत सारे लीडरों को मैंने सुना है ऑफलाइन वो बात करते हुए। जी अंशु अवस्थी,
चलिए फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उन्हें साथ आवाज नहीं मिल पा रही, फिर वापस आएंगे।